अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं एक पाकिस्तान। नाज़रीन, मुल्क के 78वें यौम आज़ादी पर मुल्क के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सवाल किया है कि हम इस हालत तक कैसे पहुंचे। प्रोग्राम में हम वज़ीर आज़म साहब को इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अपोजिशन जमातों की बढ़ती कुर्बतों पर भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले जिक्र कुछ अहम गिरफ्तारियों का। गुज़िश्ता 24 घंटों में तहरीक इंसाफ के लिए एक से बढ़कर एक तशवीशनाक खबर आ रही है। साबिक DG ISI फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद आज साबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम को सिक्योरिटी इदारों ने हिरासत में ले लिया है। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट को इख्तियारात से तजावुज करने पर तहवील में लिया गया। ज़राए के मुताबिक अडियाला में ड्यूटी के दौरान मोहम्मद अकरम इमरान खान को अदालत में पेश करने और वापस ले जाने समेत दीगर जिम्मेदारियां निभा रहे थे। मोहम्मद अकरम का चंद हफ्ते पहले अडियाला जेल से तबादला किया गया था। मोहम्मद अकरम पर बानी तहरीक इंसाफ की सहूलत कारी का इल्जाम है। सिक्योरिटी इदारों की तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि मोहम्मद अकरम बानी तहरीक इंसाफ के लिए खुफिया पैगाम रसानी भी कर रहे थे। इस हवाले से IG जेल खाना जात पंजाब को भी आगाह कर दिया गया है। तहकीकात के बाद डिप्टी सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद अकरम के खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। कबल अज़ीं बानी तहरीक इंसाफ के बैनुल-अक़वामी इदारों को इंटरव्यूज और गैर मुल्की जरायद ने बानी PTI के आर्टिकल्स शाया हुए थे जिस पर सवालात उठाए गए कि ये आर्टिकल्स गैर मुल्की मीडिया तक आखिर पहुंचे कैसे। बानी तहरीक इंसाफ को जेल में खबरें, इत्तलात और सहूलत कैसे पहुंची है। इन्हीं सवालात के जवाब तलाश करने के लिए तहकीकात जारी थी और आज साबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल की गिरफ्तारी की खबर सामने आ गई। कबल अज़ीज साबिक DG ISI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की आर्मी तहवील के बाद मुल्की सियासत में खासी हलचल पाई जा रही थी, लेकिन इस नई गिरफ्तारी से मजीद इंकशाफात की तवक्को की जा रही है। एक तरफ पाक फौज ने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज कर दिया है, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से फासला इख्तियार करना शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता रोज इंतजार पंजोता ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI बिल्कुल क्लियर है, जनरल फैज से उनका कोई सियासी ताल्लुक नहीं था। अगर जनरल फैज की गिरफ्तारी का ताल्लुक 9 मई से है तो यह बहुत अच्छा मौका है इसके लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हमने सिर्फ एक बात की है कि अगर न के रिलेटेड ये चीजें उसके साथ कनेक्ट की जाती हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है। हम हमेशा से कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन जो है उसका क़याम अमन में लाया जाए। सवाल यह है कि एक तवील अरसे तक जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की हक में रत्बसान बानी तहरीक इंसाफ इनसे राहें क्यों जुदा कर रहे हैं। फैज हमीद की गिरफ्तारी आर्मी में एहतसाब के निज़ाम की कड़ी है या इसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। क्या फैज हमीद की गिरफ्तारी से तहरीक इंसाफ को पैगाम दिया गया है? तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि वो खुद को जनरल फैज हमीद से दूर करे, मगर ये बात अज़र मिनल शम्स है कि माजी में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के क़याम से लेकर हुकूमत के इंतजाम तक हर कदम पर तहरीक इंसाफ को फैज हमीद की हिमायत हासिल थी, लेकिन पार्टी की जानिब से इनसे राहें जुदा करना समझ से बालातर है। इस हवाले से सहाफ़ी फ़ख्र दुरानी ने इंकशाफ किया है कि जनरल फैज हमीद ने SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के खिलाफ मुहिम चलाई। ये PTI को मुशावरत फराहम करते रहे, PTI लीडरशिप से मुलाकातें करते रहे। PTI के ही एक वजीर ने ऐसी मुलाकातों की वीडियो रिकॉर्डिंग करके इदारों को फराहम की, जिसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला हुआ। इस कार्रवाई की लपेट में बहुत से आ चुके हैं और मजीद अब आएंगे। सहाफ़ी अफसार आलम ने कहा है कि जनरल फैज हमीद टेलीविजन चैनल्स पर सहाफ़ियों को रखने और निकालने के अहकामात भी दिया करते थे। इसके अलावा यूट्यूबर्स को फाइलें दिखाकर बयानियां बनवाते थे और इनमें रुकूम भी तकसीम किया करते थे। उन्होंने यह भी बताया कि फैज हमीद के साथ 52 और लोग भी पकड़े गए हैं। इस वक्त हुकूमत की जानिब से भी मुसलसल फैज हमीद को बानी तहरीक इंसाफ और PTI के साथ नत्थी किया जा रहा है। आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि मैं इस सियासी नतीजे पर पहुंचा हूं कि 9 मई को फौजी तंसीबात पर जो हमले हुए, इन मकामात की शनाख्त और निशानदही में जनरल फैज का किरदार था। सवाल यह है कि क्या वाकई फैज हमीद रिटायरमेंट के बाद भी तहरीक इंसाफ के लिए सहूलत कारी कर रहे थे, और क्या वाकई 9 मई को मनसूबाबंदी में भी इन्हीं का हाथ था, और इनकी गिरफ्तारी का तहरीक इंसाफ पर क्या असर होगा, इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी सज्जाद। चौधरी साहब, ये बताइएगा, मैं मजीद बातें तो पूछूंगा ही पूछूंगा, जो आज एक बड़ी अहम गिरफ्तारी हुई है मोहम्मद अकरम डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अडियाला, ये क्या सहूलत कारी कर रहे थे और क्या मजीद इंकशाफात हुए इनकी गिरफ्तारी के बाद?
अली हैदर, बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आपने कहा कि सेंट्रल जेल अडयाला रावलपिंडी से जो गिरफ्तारी अमल में आई है, इस वक्त जेल सुप्रीडेंट डिप्टी सुप्रीडेंट है, ये मोहम्मद अकरम नाम है इनका। ये इस वक्त जो है वो असास अदारों ने इनको इस वक्त अपनी तहवील में ले लिया। अडयाला जेल से इनको गिरफ्तार किया गया है। जो अज़ामात की बात आपने की है कि ये क्यों सहूलतकारी कर रहे थे, ये इमरान खान के साथ इनको लाना, इनको आगे लेके जाना, अदालत में पेश करना। मोहम्मद अकरम जो है ये उनके साथ डिप्टी सुप्रीडेंट है, ये उनके साथ ही हुआ करते थे। हम पिछले 1 साल से अली हैदर हम उनको देख रहे हैं, इमरान खान के वो साथ थे। इनके बारे में ये बताया जा रहा है, अभी जो हमारे जराए ने ये बताया बात के 2 माह पहले जो इसको यहाँ से ट्रांसफर भी किया गया और फिर ये 2-3 दिन के लिए लाहौर गया, फिर वापस इसको अडयाला जेल गया। वो अभी यहाँ से ही इसको गिरफ्तार किया गया है। अच्छा। दूसरी बात जो इल्जामात वाली है वो अली हैदर वो ये है कि ये बताया जा रहा है कि इमरान खान को ये मोबाइल जो है वो प्रोवाइड करते थे। अच्छा। इमरान खान के जराए ने ये फिलहाल कंफर्म नहीं है, क्योंकि जराए ने ये बताया है कि मोबाइल उनको प्रोवाइड करते थे। अच्छा। उनकी सहूलतकारी करते थे और जो चीजें कागज पर लिख कर दी जाती थी, हाँ। वो भी बाहर ये लाने की सहूलतकारी करते रहे हैं। आपको याद होगा कि 2 से 3 महीने पहले एक अमेरिका में एक रिसाला शाया हुआ था, उसके बारे में भी ये बताया जा रहा है कि उसकी सहूलतकारी में भी मोहम्मद अकरम जो है वो पेश रहे। अब तो असास अदारे हैं, उन्होंने इनको अरेस्ट कर लिया है अडयाला जेल से। अब इसकी मजीद जो है तहकीकात जारी है। क्या आया मोहम्मद अकरम जो है इस सहूलतकारी में जो है वो पाए गए हैं, ये नहीं, ये कुछ कहना काबिल वक्त है। क्योंकि मोहम्मद अकरम को जब ये पता चला कि मोहम्मद अकरम इमरान खान को सहूलतकारी कर रहे हैं, तो इनको 2 महीने तकरीबन पहले जो है वो यहाँ से अडयाला जेल से इसको लाहौर ट्रांसफर किया था। और ये लाहौर तो 2 से 3 दिन के लिए गए, फिर ये वापस अडयाला जेल में ही थे। तो आज जो है ये एक बड़ी पेशरफ्त आई है, उसको साथ अदारों ने यहाँ से इसको अरेस्ट किया और नामालूम मकाम पर इस वक्त उनको मुंतकिल किया है। अब इसकी मजीद जो तहकीकात होगी कि इसके अंदर कितने लोग और मुलव्वस हैं, ये तहकीकात अभी साथ अदारे के जो लोग हैं वो कर रहे हैं। इमरान खान के साथ कितनी तो इजाज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद होंगे इस मौजू पर बात करने के लिए मुनीफ फारूक साहब और जनाब सीनियर सहाफ़ी आमिर इलियास राना साहब इस मुख्तसर वक्फे के बाद। हाजिर नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है आमिर इलियास राना साहब ने और जनाब मुनीफ फारूक साहब ने, दोनों का बहुत बहुत मशकूर हूँ। आमिर साहब, ये ज़रा बताइएगा कि अब ये जो एक नई गिरफ्तारी आई है, और जैसा कि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि कुछ सहाफ़ी ये भी कह रहे हैं कि 52 लोग मजीद गिरफ्तार हुए थे जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ, और अब ये जेल सुपरिटेंडेंट की गिरफ्तारी, क्या लगता है आपको कि ये जिस किस्म के इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि दीगर लोगों की जानिब से अब मजीद इंकशाफात सामने आ सकते हैं, मजीद गिरफ्तारियां सामने आ सकती हैं, आपको इमरान खान पर मजीद सख्तियां होती नजर आ रही हैं? सर देखें, कोई क्या कह रहा है जर्नलिस्ट, ये उसकी इंफॉर्मेशन है, उसके ऊपर तो मैं कोई तबसरा नहीं करूंगा। अच्छा। वो उनकी राय है, उनकी। हाँ, आप देख लें कि जो फैसल वावडा कह रहे हैं, तो वो फैज हमीद साहब के करीब भी, और आज वो नए साहब, उनका ताल्लुक वहीं उस इदारे के साथ मौजूद है, तो उस पर बात की जा सकती है कि चूंकि ये मुसलसल बातें करते आ रहे थे और उन्होंने जो गुफ्तगू की है, अक्सर बेशतर लोगों को पता ही है कि हमदर्दियां थी। और अगर ये जो ISPR की प्रेस रिलीज है उसको देखें कि सेकंड पार्ट जो है कि पोस्ट रिटायरमेंट उनकी आर्मी एक्ट के खिलाफ काम है, तो आर्मी एक्ट के खिलाफ क्या काम हो सकता है? एक तो यह ना कि आप 2 साल सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते, तो आप ऐसा कुछ कर रहे थे। दूसरा, आप कुछ ऐसे इकदाम कर रहे थे जो फौज के अंदर इरिटेंट थी उनकी सरगर्मियां, तो उसके हवाले से उनको जवाब भी देना पड़ रहा था। तो वो लिखा हुआ है कि शवाहिद उसके बारे में मिल गए हैं, तो यकीनन अब वो चीजें जब कोर्ट मार्शल शुरू हो जाएगा इनका, तो वो तो पढ़ के ही सुनाना है 4 दिन को, और उन्होंने जवाब देना है। और जो सजा प्रिजाइडिंग ऑफिसर या प्रेसिडेंट ऑफ द कोर्ट होगा, वो आर्मी चीफ को भेज देंगे कि जी हम ये तजवीज़ करते हैं और इसके ऊपर आप फैसला करें, और वो आर्मी चीफ जो करेंगे
उसके बाद फिर उनके पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने की रेमेडी मौजूद होगी। लेकिन बिल्कुल जाहिर है कि एक साबिक डीजी ISI हो, और बेशक उनके डीजी ISI के तौर पे जो फैसले थे उनको ISPR ने या उनके फौज के दौर को नहीं डाला, वो सिर्फ एक सेगमेंट डाला जो हाउसिंग सोसाइटी से मुतालिक था, जो सुप्रीम कोर्ट ने भेजा। तो बाकी चीजों से उन्हें वहां हटा दिया गया। लेकिन बाकी यही चीजें नजर आ रही हैं कि 9 मई की बात हो रही है, या वावडा साहब कह रहे हैं अरशद शरीफ मरहूम का जो केस है वो भी इन तक जाएगा। तो ये सिग्निफिकेंट चीजें हैं, क्योंकि फैज हमीद साहब का नाम तो हमेशा से आ रहा था, बार बार आ रही थी कि जी उन्हें पकड़ लिया गया है, फिर वो किसी न किसी शादी ब्याह में कहीं किसी तकरीब में नजर आ जाते थे कि ऐसा नहीं है वो फ्री हैं। लेकिन कल तो जब खुद आर्मी ने प्रेस इशू कर दी और उन्होंने बता दिया कि जी इनको लिया है, तो अब आने वाले दिनों में हमें जो तबसरे हैं, तजज़िये हैं, उन पे भी करना होगा और ना होगा कि जब उनका फैसला होता है किया जाता है कि क्या क्या उनके जराइम बनते हैं। क्योंकि ये एक बहरहाल चीज है कि कोर्ट मार्शल आर्डर तभी होता है जब फौज ये समझती है कि उनके पास ऐसा एविडेंस है जो नाकाबिले तरतीब है और वो शवाहिद बहुत तकड़े हैं। ठीक है। अच्छा मुनीर फारूक साहब, आपका इस पे क्या टेक है सर? ये जो एक नई डेवलपमेंट आज भी हुई है, मजीद गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, और फिर अगेन क्या मैसेज गया है सर? ये जो जनरल साहब की गिरफ्तारी थी उससे क्या मैसेज गया? क्या अब मजीद सख्तियां होंगी? इमरान खान साहब पर भी सख्तियां होंगी मजीद? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इसकी अहमियत इस लिहाज से ये बात दुरुस्त है कि इसको महज सिर्फ फौज की एक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी के तौर पर नहीं देखा जा सकता। इससे और बहुत सी चीजें जुड़ी हुई हैं, और ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर इसके अंदर ये है कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब का जो कंडक्ट रहा, और जब वो इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान डीजी ISI रहे, उस वक्त वो क्या करते रहे, फिर उस दौरान उन पर किस किस्म के मामलात उनके साथ इमरान खान साहब ने उनका इस्तेमाल बहैसियत एक इंटेलिजेंस एजेंसी बरा के तौर पर किस तरह से किया। आज इमरान खान साहब की जमात कहती है कि उनका उनसे प्रोफेशनल ताल्लुक था, तो प्रोफेशनल ताल्लुक तो इंटेलिजेंस गैदरिंग का होता है या एंटिसिपेशन होती है अगेंस्ट रोग एजेंसीज या पाकिस्तान के दुश्मन क्या कर रहे हैं उसके हवाले से इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने काउंटर मेजर्स लेती है और अपने बॉस यानी प्राइम मिनिस्टर को डीजी ISI बताते हैं। लेकिन इलेक्शंस के अंदर मामलात को देखना या खास अपने सियासी मुखालफीन को निशाना बनाना, किसी पर केसेस बनाना, जिस तरीके से वो शुरू किया गया, वो तो किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी के जुमरे डोमेन में नहीं आता। तो जनरल फैज हमीद साहब ने जो किया उसकी अहमियत वहां पर है। नंबर 2, उसके अंदर फैक्टर ये है कि इसको हम आइसोलेशन में इसलिए नहीं देख सकते कि जो ISPR की प्रेस रिलीज है उसका जो लेटर पार्ट है, जो लास्ट 3 सतूर हैं, उनके अंदर जो जनरल फैज हमीद साहब ने जो ऐसा कुछ किया जो एस्टेब्लिश हुआ, यानी साबित हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान आर्मी एक्ट की क्लियर वायलेशन की है अपनी पोस्ट रिटायरमेंट। तो बाद नजर में तो ये चीज है कि फिर पोस्ट रिटायरमेंट क्या थी, वो फिर सियासत के अंदर साजिश थी, उसका ताने बाने फिर बताया जाता है कि 9 मई से भी जुड़े हुए हैं, और किस तरह से क्योंकि पहले भी जब 9 मई का जिक्र आता है तो फौज ने अपने बहुत से लोगों की इंटरनल अकाउंटेबिलिटी की जिक्र आता है, 1 स्टार का, 2 स्टार का, गालिबन एक और 3 स्टार भी हैं, लेकिन उनके इस तरह ज्यादा नाम सामने नहीं आए। लेकिन जनरल फैज हमीद साहब का नाम सामने आया। इसकी अहमियत इसलिए भी है कि फौज समझती है कि जो किया गया 9 मई को वो एक सेकेंड अटेम्प्ट थी पाकिस्तान के आज के फौज के सरबराह के ऊपर, और पहली अटेम्प्ट वो थी जो कि उनकी अपॉइंटमेंट के वक्त की गई। अब तो ये बात ज़बान आम है और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर इसको काफ़ी क्लियरली बता भी चुके हैं, मेरी प्रोग्राम में बता चुके हैं कि किस तरीके से जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज हमीद साहब ने कंस्पायर किया, और वो नहीं चाहते थे कि जनरल आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा क्लियर है, और इसको इन आइसोलेशन नहीं हम देख सकते कि एक फौज के अंदर एक अकाउंटेबिलिटी हुई है। देयर इज अ लॉट मोर दैट इज। अच्छा, मैं अब जरा आमिर साहब आप भी जरा इस पे बात कीजिएगा। डेफिनेटली इसको हम आइसोलेशन में तो नहीं देख सकते, इसकी कहीं ना कहीं सियासी वजूहात भी हो सकती हैं, मतलब इसके पीछे, या ये भी कह सकते हैं कि इसका सियासी असर भी पड़ेगा। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि वो शहबाज शरीफ साहब से मिलने की कोशिश कर रहे थे मगर उन्होंने इनकार किया। अच्छा, इसके अलावा जनरल साहब ने और कहाँ हाथ पांव मारे होंगे?
दो चीजें थी ना, कि एक तो वो थी कि जब वो मिलने की कोशिश कर रहे थे, एक तो वो है जब वो आर्मी चीफ का फैसला होने जा रहा था। मैं तो समझता हूँ कि ये बात उसकी हो रही है। अच्छा। क्योंकि जो इनका नाम उसमें भी आ रहा है कि जो 26 नवंबर को इमरान खान धरना लेके रावलपिंडी आए थे, हमजा कैंप के पास आके बैठे थे, तो वो प्रेशर डालने ही आए थे। वो हालांकि वो वजीराबाद के हमले के बाद कन्फाइन हो गए थे, अपने घर पे ही मीटिंग्स कर रहे थे, लेकिन सिर्फ उस दिन वो बाहर आए थे। और वो यही था, और बिल्कुल उस वक्त से लेके आज तक ये बात बातों से हो रही है कि इमरान खान जनरल आसिम मुनीर की तकर्रुरी रुकवाने आए थे। और जो ख्वाजा आसिफ बात कर रहे हैं, जाहिर है वो वजीर दिफा थे और हैं, तो ये बात उनकी बिल्कुल 100% नॉलेज में है। क्योंकि आपको और हमें पता है कि इन्होंने ट्वीट किया था कि हमें अभी तक कोई समरी नहीं मिली आर्मी चीफ की तकरीरी पे, जिसके बाद फिर जराये से ये खबर दी गई थी कि कुछ देर में वो वजारत दिफा को GHQ से समरी चली जाएगी, या जनरल बाजवा ने भेजनी थी। तो उस वक्त जो टॉप रेसर थे उसके अंदर बिल्कुल एक बात थी मौजूद कि जनरल आसिम मुनीर के बाद जनरल साहिब शमशाद नंबर 2 पे थे, जनरल अदर अब्बास थे, जनरल फैज हमीद थे, जनरल आमिर थे, कि चार, क्योंकि 5 लोगों के ही डोजियर जा रहे होते हैं। जनरल तारिक थे, वो रिटायर हो चुके थे 17-18 नवंबर को, तो पीछे 5 बचे थे और वो थे भी इंजीनियरिंग कोर्स से। लेकिन अगर कोई लाइन में मौजूद हो तो नाम तो तक भी जाता है। वजारत दिफा का को यही बताया गया था कि इस वजह से हमने रोकी भी थी समरी, और अब आपने मांगी, हम तो यकीनन जॉब में तौर पर भी कर रहे थे। और फैज हमीद साहब चूंकि पॉलिटिकल एक्सपोजर बहुत था, और ख्वाजा आसिफ साहब क्या कि वो इनसे मिलते रहे थे, लिहाजा इनसे बात करना, इनके जरिए प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचना, ये कोशिश हो सकती है, बिल्कुल की होगी। और ये बात आर्मी चीफ जो आज मौजूद है उनके इल्म में उस वक्त भी थी, और अब बाकायदा तौर पे सिस्टम में भी आ चुकी भी है। तो जो लोग रिटायर हो जाते हैं नॉर्मली फिर वो साइड पे हो जाते हैं, चाहे सुपरसीड हो या उनके खिलाफ कोई इंजबाती कार्रवाई हो। तो इन्होंने शायद दिल पे ज्यादा ले लिया कि मेरी अप्रैल तक थी और मुझे आर्मी चीफ बनना चाहिए था, क्योंकि जैसे ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि वो हर तरह की सर्विसेज फराहम करने के लिए भी तैयार थे कि मुझे किसी तरह कर लें, मैं माजी को बुला दूंगा। तो वो फैसला बहरहाल नवाज शरीफ का था कि वो प्रीवेल किए, और शहबाज शरीफ ने जनरल आसिम मुनीर को उस वक्त पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुकर्रर किया। तो अच्छा, अब मुनीब साहब सवाल मेरा आपसे ये है, मौजूदा तनाजुर में देखते हुए, जैसे आज भी एक गिरफ्तारी हुई है, मजीद गिरफ्तारियां, मजीद इंकशाफात भी हो सकते हैं, तो इसका मतलब है कि फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं है, किसी किस्म की माफ़ी की गुंजाइश भी नहीं है। और जिस तरह कहा जाता है कि जो है वो मुज़ाकरात हो सकते थे, इमरान खान ने कभी ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड की, कभी उन्होंने की, इस किस्म का इम्कान नहीं रहा है। आज की गिरफ्तारी को किस तरह देखते हैं आप, और आगे क्या समझते हैं आप कि इमरान खान के लिए अब मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे रास्ते बंद हैं? देखिए, मेरे ख्याल में तो पहुंच चुका है, और ऑल्दो इमरान खान साहब क्योंकि ऑलरेडी ज़ेर ताब हैं तो वो मजीद इस पर क्या कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इससे मैसेज जो पहुंचाना था वो पहुंचा दिया गया कि अगर आज देखिए हम बहसियत इदारा ही फौज को देख सकते हैं ना, आज की क़यादत है, उनका एक अपना तर्ज अमल है और एक अपना अपनी ताकत असर्ट करने का एक तरीका है। आज से पहले जो फौजी क़यादत थी उनका अपना तरीकाकार था, जो आने वाले अदवार के अंदर होगी उनका अपना तरीकाकार होगा। तो हम तो जो आज है उसको ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एनालाइज कर सकते हैं। वो बेसिकली ये है कि वो 9 मई को पाकिस्तान की फौज और फौज की क़यादत यही समझती है कि वो एक रेड लाइन क्रॉस की गई, उसके अंदर फिर जो इनसाइडर जॉब थी, गालिबन उसका ताल्लुक फिर जनरल फैज हमीद साहब से भी था कि वो कुछ लोगों को गाइड कर रहे थे, सियासी जमात को भी गाइड कर रहे थे, गालिबन उनके कुछ लोगों से भी राब्ते में थे कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, और किस तरीके से अटैक करना है, अंडर प्रेशर लाने की कोशिश करना है पाकिस्तान की फौज को या उसकी क़यादत को। तो नेचुरली फिर वो जो चीज़ें आपस में आप इनको मिलाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये एक सोची समझी चीज़ थी जो कि की गई, और जिस तरह से फिर फौज की जानिब से रिस्पॉन्ड किया गया है वो यही है कि अगर हम अपने किसी शख्स को नहीं छोड़ेंगे तो लेट अलोन कि हम किसी और को कोई गुंजाइश देंगे या कोई एक्सेप्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आमिर इलियास राना साहब, सर इस गिरफ्तारी का तरीके इंसाफ पर क्या असर होगा, जो आज की गिरफ्तारी है एक की, या ओवरऑल कह लें जनरल साहब की गिरफ्तारी जो है उस पर भी, क्योंकि तरीके इंसाफ खुद को फैज हमीद साहब से अब दूर कर रही है। हालांकि यही वक्त था कि बानी तरीके इंसाफ ने एक वक्त पे हर अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया, यहाँ तक कि इदारे के साथ कन्फ्रंटेशन मोल ले ली थी सिर्फ जनरल फैज हमीद की वजह से। आपको याद होगा पूरा वो जो उनका DGISI का जो मामला था सारा, जब उन्होंने नोटिफिकेशन रोक रखा था 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। तो अब किनारा कशी इख्तियार कर रही है तहरीक इंसाफ का, क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप अब की डेवलपमेंट के तनाजुर में?
देखें, ये एक मैसेज तहरीक इंसाफ को मैं बराह रास्त कहूँ ना कहूँ, लेकिन इनके लिंक्स तो मौजूद थे, बातें मौजूद थी, और आपने खुद भी कहा और फैक्ट्स भी हैं कि वो इनको DGI के तौर पे इमरान खान रखना चाहते थे। उन्होंने बाद में इंटरव्यूज में भी कहा, लेकिन सरद मोरी बाकायदा खुल के जंग में बदली। इसी बुनियाद पे जनरल बाजवा ने अनाउंस करा दिया था कि जनरल नदीम अंजुम को उन्होंने DGI से मुकर्रर कर दिया, और उन्होंने पेशावर का कोर कमांडर इमरान खान साहब ने उस पे PM हाउस से जराए से खबरें चलवानी शुरू कर दी कि नहीं अभी कोई फैसला नहीं हुआ। फिर उन्होंने ये खबर भी चलवाई कि इंटरव्यू के भी बुला रहे हैं, CV भी तलब किए गए हैं और फिर फैसला होगा। और फिर उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की कि हाँ हमने ये फैसला इस तरह इंटरव्यू करने के बाद नदीम अंजुम को कर दिया, लेकिन दरारें पड़ चुकी थी। उसके बाद इन्हें पेशावर भेजा, फिर भावलपुर भेजा, और मुसलसल फैसल वावडा भी बात करते रहे इस पे। और फिर रिटायरमेंट के बाद, चूंकि इनकी रिटायरमेंट अप्रैल 23 में थी, और इन्होंने फौरी तौर पे कहा कि जी मैं फौरन रिजाइन कर रहा हूँ, रिटायरमेंट ले रहा हूँ। जैसे ही आर्मी चीफ के लिए आसिम मुनीर साहब का नाम अनाउंस हुआ कि वो आर्मी चीफ होंगे पाकिस्तान के नए, तो ये चले गए। और वो लोग बताते हैं कि इनका गुस्सा कम ही नहीं हो रहा था। अच्छा। तो अब उसके ताने बाने जो आज इरिटेंट महकमा समझता है, फौज समझती है कि ये सिस्टम के अंदर रुकावटें डाल रहे थे, और फिर जो बताया प्रेस रिलीज में, तो वो बातें तो खुल गई हैं। तो जाहिर है कि आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी दोनों तरह से ही है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि विद इन दी आर्मी क्या राब्ते थे, और बाहर ये पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे, जिससे इदारे पे हरफ आ रहा था। बहुत सारे लोगों को आपको पता है कि चैनल्स पे पहले दिफाई तज्जियाकार करके बिठाया जाता था, फिर वो सियासी तज्जियाकार हो गए, फिर उनको स्क्रीनों से गायब किया गया। कई महीने वो गायब रहे, और अब फिर कुछ लोग आए, और मेरी इत्तला के मुताबिक उन्हें भी मैसेज चला गया कि फिर कोर्ट मार्शल के लिए आप भी तैयार रहें। 2-3 बड़े सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं जो फिर दोबारा एक्टिव हुए हैं, उनको मैसेज चला गया है जनरल फैज की गिरफ्तारी के साथ। अब देखना होगा कि वो खामोश होते हैं, बोलते हैं, तो फिर वो भी कोर्ट मार्शल के लिए तैयारी कर लें, क्योंकि फौज तो अपने रिटायर्ड आदमी के खिलाफ कभी भी कर सकती है। फिर बहस तो है, और बड़ा बोल्ड कदम है आर्मी का अपने एहतसाब के हवाले से कि हम अपने सिस्टम के अंदर रहते हुए किसी को नहीं छोड़ते जो सिस्टम को ब्रीच करता है। और आर्मी एक्ट को इन्वोक किया गया है जनरल फैज हमीद पे। तो काफ़ी जो PTI के लिए है, अब आने वाले दिनों में खान साहब बोलते हैं नहीं बोलते हैं। कल जो दस्तयाब चेयरमैन हैं उनके, उन्होंने तो कहा कि हमारा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है, बैरिस्टर गौर ने की, तो फौज का अपना अंदरूनी निज़ाम है। लेकिन बहरहाल इमरान खान का साहब से परसों जर्नलिस्ट खुद बराह रास्त मिलेंगे। आज तो उनके फैमिली के और लॉयर की मुलाकात है, तो जब परसों जर्नलिस्ट मिलेंगे और वो सवाल करेंगे, तो पता चलेगा कि खान साहब इनकी गिरफ्तारी के ऊपर कुछ बोलते हैं या वो भी बिरत इख्तियार करते हैं कि फौज जाने और उनके अपने अफसर जाने। ठीक है। अच्छा मुनीफ फारूक साहब, सर इमरान खान बड़े श्योर नजर आते थे, और अभी भी है कि 2 माह में हुकूमत चली जाएगी, सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। हालांकि अब हम देख रहे हैं कि इमरान खान पे मजीद सख्तियां, ना सिर्फ उन पे बल्कि उनके सहूलतकारों पर भी सख्तियां। आज का वाकया देख लें आप, और अगर फैज हमीद भी सहूलतकारी करते हुए पाए जाते हैं तो शायद वो यही वजह है कि उनकी गिरफ्तारी सामने आई है। तो कैसे पॉसिबल होगा कि 2 माह में हुकूमत चली जाए, जैसा कि इमरान खान ख्वाहिश रखते हैं, एक। और दूसरा सर साथ में ये भी बताइएगा कि इसके अब जो एक और मसला जो कि दरपेश है वो ये है कि इदारा जो है वो अपनी बात पे कायम है, लेकिन उनको भी मुश्किलात का सामना है कि जिस तरह से वो चाहते हैं उनको इंसाफ मिले, अदलिया से उनकी कहीं ना कहीं एक मायूसी है, एक तनाव नजर आता है। देखिए, अगर उनको उम्मीद है तो ये तो उनका हैसियत एक सियासतदान हक है। वो ये तो नहीं कह सकते पैगाम जो रिपोर्टर्स को देते हैं, ये भी फॉर्चुनेट हैं वो कि जेल ट्रायल हो रहा है और रिपोर्टर्स जाते हैं उनसे बात करते हैं। वो ये तो नहीं कह सकते कि मैं हार गया हूँ या मेरी जमात हार गई है इतने मैंडेट के बावजूद और हम बिल्कुल हमारे काम खत्म हो गया। उन्होंने तो अपने वोटर सपोर्टर को यही कहना है कि बस मुश्किल वक्त गुजर गया है, थोड़ा सा अर्सा रह गया और ये हुकूमत का तख्ता उलट जाएगा। लेकिन उनकी उम्मीद अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली की है जो कि नए आने वाले चीफ जस्टिस साहब की सूरत में होगी, तो वो तो फिर इतना शायद वो ऐसा होगा कि फिर अंदाजा हो जाएगा हर एक कि इससे ये इतना ब्लेटेंट होगा कि जी ठीक है नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं और उन्होंने एक पिटीशन के ऊपर फैसला किया और हुकूमत को चलता कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि फिर अगर ऐसा होगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ना हुकूमत करेगी ना एस्टेब्लिशमेंट करेगी, और गो के सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके ऊपर मानना लाजमी है। लेकिन हमारे सामने 2 प्रेसिडेंट्स हैं ना, एक ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 सूबों में इंतखाबात करवाए जाएं, नहीं हुए, नहीं माना गया।
अब मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला इम्प्लीमेंट होना चाहिए, नहीं हुआ। तो अगर एक और फैसला भी आ जाता है तो उसको क्या कोई मानेगा? या फिर जी अच्छा, बिल्कुल ठीक। ये भी एक सवाल है कि क्या इस तरह के फैसलों को माना जाएगा। तो सर ये बताइएगा कि तहरीके इंसाफ की अपनी क़यादत आपको लगता है कि इससे मजीद अब बिखरेगी? क्योंकि अभी भी हम पार्टी के अंदर भी एक रिफ्ट देख रहे हैं सर। रिफ्ट कह लें, यूँ कह लें कि असद कैसर साहब कोई बात करते हैं, हमाद असद साहब कोई बात करते हैं। एक तो ये सूरत हाल है, और दूसरा अब आप तहरीके इंसाफ का अपना मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? आपको लगता है कि किसी किस्म की डील कर पाएंगे, इमरान खान बाहर आ पाएंगे? क्योंकि नहीं लग रहा कि इदारा जो है वो भुलाने को तैयार है किसी भी तरह से इस पूरे 9 मई के वाक़े को। देखिए, अब हम मैं इसको इस तरह से लेता हूं कि जो इशारे मिल रहे हैं, इशारे तो ये हैं कि मेरे लिए ये इसलिए प्रॉब्लमैटिक है, कुछ लोगों को शायद ये बड़ा नॉर्मल लगे, लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक ये है कि अगर तो हमारे मुल्क के एक साबिक वज़ीर आज़म के फौजी हालत बहुत बड़ी अपसेटिंग एक डेवलपमेंट होगी, जिसके नतीजे में एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट होगा कि आप एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को मिलिट्री कोर्ट के अंदर अंडर मिलिट्री लॉज या जिस तरह भी आप करेंगे, कानून में तो ये लिखा हुआ है या कानून के अंदर सुप्रीम कोर्ट की तो जजमेंट मौजूद है कि सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता, लेकिन आप देखिए वो 100 या 80 लोग अभी भी मौजूद हैं जिनका फौजी ट्रायल हो रहा है, फैसला उस पर नहीं हुआ। अगर खुदा न खास्ता इमरान खान साहब को भी ऐसी तहवील में दे दिया जाता है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि एक तो रिजेंटमेंट तो बढ़ेगी, लेकिन इमरान खान साहब से जो राब्ता है इस वक्त पार्टी का और पार्टी रहनुमाओं का, वो खत्म हो जाएगा। आज तो ये प्रिविलेज है कि जैसे खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर मिलते हैं, वकला मिलते हैं, हर कोई मिलता है, लेकिन जो काम उस सूरत में होगा वो तो फिर एक समझे एक ब्लैकआउट है ना, कि आपको पता ही नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है, एक्सेस ही नहीं है। जब शुरू में ये मामला 9 मई का शुरू हुआ तो मेरे ज़हन में भी यही था कि ये मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल कैसे हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है, अगर कानून के हिसाब से देखा जाए तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन क्या फैसला नहीं हो पाया, लेकिन क्या वो 80 या 100 लोग जिनका फिगर हम सबके पास हो सकता है, पुल इट डाउन फ्रॉम द इंटरनेट, क्या उनको कोई रिप्रीव मिला, कोई गुंजाइश मिली है? क्या वो उनकी कोई वेयर अबाउट्स का मतलब एज इन के उनसे मुलाकातें या ये सब कुछ को हो रहा है? नहीं, वो अभी भी मौजूद है वहां पर, क्योंकि फौजी कहती है इन्होंने डायरेक्ट हमला किया, इनको तो आप नहीं छोड़ेंगे। अब पीटीआई ये कहती है कि जी आप सीसीटीवी फुटेज दें, वो जवाब ये आता है कि भाई जो नजर आ रहे हैं उनको आप कैसे जुटला सकते हैं? आपको सीसीटीवी फुटेज चाहिए या फुटेज चाहिए जिसके अंदर लोग एस्टैब्लिश हो रहे हैं? बाद फारूक के लिए कहा जाता है जी कौन सी सीसीटीवी फुटेज चाहिए आपको, वो कहते हैं जी हसन नियाजी साहब के लिए कौन सी सीसीटीवी फुटेज चाहिए आपको, शहरयार अफरीदी साहब या डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबान के हवाले से एस्टैब्लिशमेंट ये कहती है कि जी आपको कौन सी सीसीटीवी फुटेज चाहिए। मेरा आर्गूमेंट ये होता है कि ठीक है जी, आप सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बेसिस पे क्या लोगों को सजाएं दे सकते हैं आम अदालतों के अंदर, और अगर ऐसा ही है तो क्या आपने एविडेंस इतनी अच्छी प्रोवाइड कर दी है कि फैसले हो गए? पिछले 1.5 साल के अंदर सिर्फ एक गुजरांवाला की अदालत है शायद जिसने कोई फैसले दिए हैं 9 मई के केसेस के हवाले से, बाकी कहीं तो रिमांड हुआ है, रिमांड चल रहा है जी, कभी फिजिकल, कभी जुडिशियल, कभी रिमांड कैंसिल कर दिया जाता है हायर कोर्ट्स की जानिब से, और कोई ट्रायल जो है वो मुकम्मल होने का। ठीक है मुनीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आमिर अल्लाह सना साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। शहबाज शरीफ साहब पूछते हैं कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, न जाने वो किससे पूछ रहे हैं, लेकिन कुछ जवाब हमने तैयार किए हैं, हमारी टीम ने तैयार किए हैं बताने के लिए आपको कि हम यहाँ तक आखिर पहुँचे कैसे। आपको बताएंगे इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, अहले वतन आज पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी मना रहे हैं और मुल्क के हालात ये हैं कि आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की 40% आबादी खत गुर्बत से नीचे है, यानी मुल्क के 9 करोड़ 60 लाख अफराद रोजाना 600 रुपए से भी कम रकम कमाते हैं। प्लस सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के 74% शहरी घराने अपने माहाना अखराजात पूरे करने से कासिर है। 60% खानदानों ने खाने पीने की चीजें खरीदना कम कर दी हैं ताकि गुजारा हो सके। 40
40% खानदानों को उधार लेकर अपने अखराजात पूरे करना पड़ते हैं। 10% को इजाफी नौकरियां करना पड़ती हैं। गिरती मईशत और नौकरियों से परेशान 8,60,000 पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। पाकिस्तान के 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। रोजनामा जंग के मुताबिक पाकिस्तान की 96% शहरी आबादी पीने के साफ पानी से महरूम है। आलूदा पानी पीने से अम्बात की शरह 40% पर जा पहुंची। 44% बच्चों को मुनासिब खुराक दस्तयाब नहीं है। लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फरवरी में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की अदालतों में 22,60,000 मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। अमरीका के सरकारी इदारे इंटरनेशनल ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ हवा से ही 50,000 मेगावाट बिजली बनाई जा सकती है। इसके बावजूद हमारे मुल्क में 60% बिजली दरामदी ईंधन से बनाई जाती है, जिसकी वजह से घरेलू सारिफीन 1 यूनिट के 50 रुपए तक अदा करने पर मजबूर है। और फिर मुल्क के 78वें यौम आजादी पर मुल्क के वजीर आजम सवाल करते हैं कि हम इस हालत तक पहुंचे कैसे। महंगाई, गाड़ी, बिजली के बिलों समेत दीगर मसाइल से आवाम यकीनन परेशान है, लेकिन मुझे इसका पूरा एहसास है आखिर हम इस हालत तक क्यों और कैसे पहुंचे, इसका भी जवाब हमें तलाश करना है। वज़ीर आज़म साहब, अब आपने पूछ ही लिया है तो हम आपको जवाब देने की कोशिश करते कि हम इस हालत तक कैसे पहुंचे। हम इस हालत तक इसलिए पहुंचे वज़ीर आज़म साहब कि हमने ओहदे और एजाज हकदार को नहीं दिए, दागदार को दिए। आज की खबर है कि ख्वाजा अनवर मजीद को हिलाल इम्तियाज दिया जा रहा है। कौन ख्वाजा अनवर मजीद? वो ख्वाजा अनवर मजीद जो ओमनी ग्रुप के सरबराह थे और सदर आसिफ अली जरदारी के लिए जाली अकाउंट्स बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग के मुलजिम थे। इनके खिलाफ नैब में रेफरेंस दायर था और फिर जब नैब कवानीन में ही तरमीम कर दी गई तो जाली अकाउंट्स केस भी नैब के दायरा इख्तियार से निकल गया। और आज की खबर यह है कि इस्लामाबाद के जिस डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन को तौहीन अदालत केस में 6 माह कैद की सजा सुनाई गई थी, इन्हीं इरफान नवाज मेमन को भी सितारा इम्तियाज दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म साहब, आप जानना चाहते हैं कि हम इस हालत तक कैसे पहुंचे, तो इस सवाल का एक जवाब यह भी है कि हमारा मुल्क ग्लोबल करप्शन इंडेक्स में 133वें नंबर पर है। हमारे मुल्क की पुलिस 30% करप्ट समझी जाती है। ठेके देने के निज़ाम में 16% करप्शन का तासुर। यहाँ तालीम के निज़ाम में करप्शन है, सेहत के निज़ाम में करप्शन है। हमारे मुल्क में सालाना 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। हमारे मुल्क में पैदा होने वाला हर बच्चा 2,80,000 रुपए का मकरूज होता है। इसके बावजूद वज़ीर आज़म साहब 24 खरब रुपए करप्शन की नजर हो जाते। 24 रुपए आपके खाए जा रहे हैं, करप्शन की नजर हो रहे हैं, और सिर्फ 9 ट्रिलियन खजाने में आ रहा है। तो यही वजह है कि आज हम कर्ज की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। वज़ीर आज़म साहब, आप जानना चाहते हैं कि हम इस हालत तक कैसे पहुंचे, तो इस सवाल का एक जवाब यह भी है कि हमारे यहाँ खिलाफ ज़ाब्ता कुछ होता है तो तहकीकात नहीं होती हैं। वज़ीर आज़म साहब, जब आप दोस्त ममालिक में जाकर पैसे मांगते हैं और इन्हें कहते हैं कि आप मांगने तो नहीं आए लेकिन मजबूरी है, जब आप चंद अरब डॉलर्स की भीख मांग रहे होते हैं वज़ीर आज़म साहब, और जिन ममालिक में जाकर मांग रहे होते हैं उस वक्त उन्हीं ममालिक में पाकिस्तानी 12 अरब डॉलर्स की जायदादें खरीद रहे होते हैं। और जब यह सवाल हो कि क्या इन जायदादों की तहकीकात नहीं करानी चाहिए, तो हुक्काम इस सवाल के जवाब में आए बाएं शाएं करने लगते। आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। दुबई लीक्स आता है, सैकड़ों पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी जाती है। किसी में जुर्रत हुई है किसी से पूछ ले कि भाई आपने ये कहां से प्रॉपर्टी ली? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और तो नहीं, आप थोड़ा सा देखें, कुछ चीजें ऐसी हैं कि हम उसको एग्जीक्यूशन में लेके जा रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब, आप जानना चाहते हैं कि हम इस हालत तक कैसे पहुंचे, तो इस सवाल का एक जवाब यह भी है कि यहाँ स्कूल के बच्चों को दर्स दिया जाता है कि करप्शन तो होती ही है, पैसे तो खाए ही जाते हैं, बस इदारों को एहतसाब नहीं करना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब, आपके सवाल का एक जवाब यह भी है कि यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग को बिजनेस ट्रांजैक्शन कहकर इसका जवाब पेश किया जाता है। खुद पर लगे करप्शन इल्जामात पर फख्र किया जाता है। करप्शन इल्जामात के बावजूद ओहदे मिलने पर घमंड किया जाता है और करप्शन करने को अपना हक समझा जाता है।
नाज़रीन, वज़ीर आज़म साहब को यह भी बताते चले, अगर आप जानना चाहते हैं कि हम इस हालत तक कैसे पहुंचे, तो इस सवाल का एक जवाब यह भी है कि हमारे मुल्क में किसी के अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग की गर्ज से पैसे जमा कराए जाते हैं तो मुल्जिम कहता है कसूर पैसे जमा कराने वाले का नहीं है बल्कि उसका है जिसके अकाउंट में वो पैसे जमा कराए गए। वज़ीर आज़म साहब, क्या आपको मालूम है कि आज थाईलैंड के वज़ीर आज़म बरतरफ किए गए? इसकी वजह यह है कि उन्होंने माजी में एक सजा याफ्ता वकील को अपनी काबीना में वज़ीर आज़म बनाया था, वजीर बनाया था। आज ही गैर मकबूल जापानी वज़ीर आज़म ने भी अपने ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान किया। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पर कातलाना हमले के बाद खुफिया सर्विस की सरबराह ने सिक्योरिटी नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफा दिया था। स्कैंडल्स के शिकार बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन भी मुस्ताफी हुए थे। कोविड SOPs की खिलाफ वर्जी पर बरतानवी वज़ीर सेहत ने भी इस्तीफा दिया था। 2019 में कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की हुकूमत पर करप्शन के इल्जामात लगे तो 2 वज़रा ने इस्तीफा दे दिया था। वज़ीर आज़म साहब, शहबाज शरीफ साहब, आप जानना चाहते हैं कि हम इस हालत तक आखिर कैसे पहुंचे? तो इसकी वजह यह भी है कि हमारे यहाँ गलती तस्लीम करके ओहदे छोड़ने की रिवायत नहीं, हमारे यहाँ करप्शन करने को हक समझा जाता है और हम ओहदे और एजाज हकदार को नहीं देते हैं, दागदार को देते हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।